Good morning, dear student. Welcome to Chem Zone Chemistry classes. लास्ट टॉपिक में अपन ने पढ़ा था रासायनिक बलगतिकी की अपन बात कर रहे थे और रासायनिक बलगतिकी में सबसे पहले मैंने आपको बताया था अभिक्रिया वेग क्या होता है। अभिक्रिया वेग बताया था। अभिक्रिया वेग और स्टोइकियोमेट्री गुणांक में क्या संबंध होता है उसकी बात करी थी। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक की अपन चर्चा कर रहे थे। तो आज अपन वापस अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ना है। तो आप हेडिंग लगाएंगे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था सांद्रता, दूसरा ताप, दाब, उत्प्रेरक, प्रकाशिक अभिक्रिया और लास्ट बताया था क्रिया कारक की प्रकृति। अपन को इन सब कारक की बात करनी। तो मैं कह रहा हूं अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सांद्रता, ताप, दाब, उत्प्रेरक, प्रकाशिक अभिक्रिया, क्रिया कारक की प्रकृति और इसके अलावा पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। इन सब की बात करनी है। तो सबसे पहले सांद्रता में क्या होता है? यह कहा जाता है कि अभिक्रिया वेग क्रिया कारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिक्रिया वेग क्रिया कारक की सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो सबसे पहले अपन सांद्रता की बात कर रहे हैं तो आप क्या कहोगे कि अभिक्रिया वेग क्रिया कारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। कि जो भी अभिक्रिया वेग होता है ना वो क्रिया कारक की सांद्रता के समानुपाती होता। सपोज ये अभिक्रिया है A प्लस बी गिव्स T कि A और B मिलकर क्या बना रहे हैं? P उत्पाद बन रहा है। A और B आपके क्या है? क्रिया कारक है। तो अपन क्या कहेंगे अभिक्रिया वेग क्रिया कारक की सांद्रता की क्या होता है? समानुपाती। बताइए अभिक्रिया वेग को किससे लिखते हैं? R। तो आप लिखोगे R समानुपाती क्रिया कारक की सांद्रता। तो बताइए कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B मतलब A की सांद्रता और B की सांद्रता की क्या होगा? समानुपाती। और जैसे ही समानुपाती का निशान हटाओगे तो क्या आएगा बताओ? K आएगा। तो जैसे ही समानुपाती का निशान हटाता है ना तो K आता है। बताइए K मैंने आपको पहले बताया था K आपका होता है वेग स्थिरांक या रेट कांस्टेंट होता। आई बात में। अब सपोज ये अभिक्रिया ऐसे नहीं होके ऐसे होती A प्लस B गिव्स T ऐसे अभिक्रिया हो रही थी। तो जो स्टोइकियोमेट्री गुणांक होता है ना वो क्रिया कारक की सांद्रता के घातों में जाएंगे। कहा जाएंगे? तो आप क्या लिख दोगे? R समानुपाती A की सांद्रता और जो स्टोइकियोमेट्री गुणांक है वो कहा जाएगा? घात में जाएगा। इसी तरह से B और कंसंट्रेशन ऑफ B की घात B और समानुपाती का निशान हटाओगे तो क्या आएगा? K आएगा। तो K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर A की घात A B की घात B हो जाएगा। और आपका K क्या हो गया? वेग स्थिरांक। आई बात समझ में? अब आपको ये जो घातें दिख रही है ना क्रिया कारक की सांद्रता, क्रिया कारक की सांद्रता और सांद्रता की जो घातें दिख रही है अगर घातों को जोड़ दो
घातों को क्या जोड़ दो, घातों को जोड़ दो तो आपको क्या जाएगा, अभिक्रिया की कोटि। ये क्या जाएगी, अभिक्रिया की कोटि या कोटि हो जाएगी। आई बात समझ में? तो आप क्या कहोगे, क्रिया कारक की सांद्रता, क्या बोलोगे, क्रिया कारक की सांद्रता के घातों का योग, उसे क्या बोला जाता है, उसे कोटि बोला जाता। क्रिया कारक की सांद्रता के घातों का योग को क्या बोला जाता है, क्रिया कारक की सांद्रता घातों के योग को क्या बोला जाता है, कोटि बोला जाता है। आई बात में? आप इसको नोट कर लीजिए, यह आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला मैंने आपको बताया सांद्रता, अब दूसरा मैं आपको बता रहा हूं ताप, कि ताप अभिक्रिया वेग को किस प्रकार प्रभावित करेगा। तो अपन बात करेंगे ताप की, तो आप हेडिंग लगाएंगे ताप। तो देखो ताप क्या होता है, ताप की अगर अपन बात करें तो ये कहा जाता है, पहले अपन नॉर्मल क्या कहते हैं कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग बढ़ता है, कि आप ताप बढ़ाओगे ना तो अभिक्रिया वेग बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर क्रिया कारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और क्रिया कारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होगा, टकरों की संख्या बढ़ेगी, और टकरों की संख्या बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा उत्पाद प्राप्त होगा, और ज्यादा से ज्यादा उत्पाद प्राप्त होगा तो अभिक्रिया वेग भी बढ़ जाता है। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग बढ़ता है। अभिक्रिया वेग क्यों बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर क्रिया कारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से टकरों की संख्या बढ़ती है, और टकरों की संख्या बढ़ेगी तो अधिक से अधिक उत्पाद प्राप्त होगा, तो अभिक्रिया वेग भी बढ़ता है। और इसके अलावा अपन अभिक्रिया वेग पर ताप की निर्भरता में पढ़ते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया का ताप, यदि किसी अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री बढ़ाया जाता है, यदि किसी अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। यदि किसी अभिक्रिया का ताप कितना बढ़ाते हो, 10 डिग्री बढ़ाते हो ना, तो अभिक्रिया वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता। आई बात में? ताप गुणांक सिद्धांत की बात करेंगे, आर्यन सिद्धांत की बात करेंगे, जो अपन डिटेल में लास्ट में एक टॉपिक अपना अभिक्रिया वेग पर ताप की निर्भरता, उसमें आपको डिटेल से बताया जाएगा। अभी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ताप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया वेग बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि क्रिया कारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे टकरों की संख्या बढ़ेगी, और टकरों की संख्या बढ़ेगी तो अधिक से अधिक उत्पाद प्राप्त होता है, और अभिक्रिया वेग भी बढ़ जाता है। तो आप क्या लिख दोगे, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर क्रिया कारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे टकरों की संख्या बढ़ती है, फलस्वरूप अभिक्रिया वेग भी बढ़ता है। और यदि अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री अपन आगे डिटेल से बताएंगे। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर अपना है दाब। तो दाब में क्या बोलते हैं कि दाब का प्रभाव केवल उन अभिक्रियाओं पर पड़ता है। क्या कह रहा हूं कि दाब का प्रभाव केवल उन अभिक्रियाओं पर पड़ता है जिसके संपन्न होने में अणुओं की संख्या में परिवर्तन हो। क्या कह रहे हैं कि दाब का प्रभाव केवल उन अभिक्रियाओं पर पड़ता है जिसके संपन्न होने में अणुओं की संख्या में क्या हो,
परिवर्तन हो। अगर कहीं भी अणुओं की संख्या में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उस पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप क्या लिखोगे? दाब का प्रभाव केवल उन अभिक्रिया पर पड़ता है जिनके संपन्न होने में अणुओं की संख्या में परिवर्तन हो। पहले दाब का प्रभाव किन पर पड़ेगा? जिनके संपन्न होने वाले अणुओं की संख्या में क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। जैसे आपके सामने H2 plus I2 gives 2HI, तो आप देख रहे हो क्रिया कारक के कितने अणु? 2, और उत्पाद के कितने अणु? 2। तो आप देख रहे हो अणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इस पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी अभिक्रिया लो, N2 plus 3H2 gives 2NH3, तो बताइए क्रिया कारक के कितने अणु? 4। बताइए उत्पाद के कितने अणु? 2। तो बताइए अणुओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अणुओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है तो इस पर दाब का प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार से मैं एक और उदाहरण लेता हूं। इस उदाहरण की बात करते हैं। तो बताइए अणुओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप देख रहे हैं यहाँ पर 1, यहाँ पर कितने? 2। तो बताइए अणुओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, और अगर अणुओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है तो इस पर भी दाब का प्रभाव पड़ेगा। तो दाब का प्रभाव पड़ने के लिए पहला क्या होना जरूरी है? अणुओं की संख्या में परिवर्तन होना जरूरी। अगर अणुओं की संख्या में परिवर्तन होगा तो दाब का प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रभाव भी दो तरीके से पड़ रहा है। आप यहाँ देख रहे हो तो पहले क्रिया कारक के कितने अणु? 4। बताइए 4 से कितने हो रहे हैं? 2। तो बताइए अणुओं की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? तो आप देख रहे हो अणुओं की संख्या क्या हो रही है? अणुओं की संख्या में कमी हो रही है। क्या हो रही है? यहाँ पर हो रही है कमी, और यहाँ पर अणुओं की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि। तो दोनों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। यह कहा जाता है कि वे अभिक्रिया जिनके संपन्न होने में अणुओं की संख्या में कमी हो, क्या हो? कमी हो। वे अभिक्रिया जिनके संपन्न होने में अणुओं की संख्या में कमी हो, उनके अभिक्रिया वेग को बढ़ाने के लिए उनके अभिक्रिया वेग को बढ़ाने के लिए दाब को क्या किया जाना चाहिए? दाब को बढ़ाया जाना चाहिए। उनके अभिक्रिया वेग को बढ़ाने के लिए दाब को बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये ध्यान रखोगे पहले कि वे अभिक्रिया जिनके संपन्न होने में अणुओं की संख्या में कमी हो रही है, उनका अभिक्रिया वेग को बढ़ाने के लिए दाब को बढ़ाया जाना चाहिए। और वे अभिक्रिया जिनके संपन्न होने में अणुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, अणुओं की संख्या में क्या हो रही है? अणुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, उनके अभिक्रिया वेग को बढ़ाने के लिए दाब को कम किया जाना चाहिए। आई बात समझ में? तो पहले क्या ध्यान रखोगे? दाब का प्रभाव केवल उन अभिक्रियाओं पर पड़ता है जिनके संपन्न होने में अणुओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। अणुओं की संख्या में परिवर्तन होगा तो अभिक्रिया वेग परिवर्तित होगा, नहीं तो दाब से प्रभावित या परिवर्तित नहीं होगा। आई बात में कि वे अभिक्रिया जिनके संपन्न होने में अणुओं की संख्या में कमी हो रही है, अणुओं की संख्या में कमी हो रही है, उनके दाब को बढ़ाओगे तो अभिक्रिया वेग बढ़ेगा,
और वे अभिक्रिया जिनके संपन्न होने में अणुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, अणुओं की संख्या क्या हो रही है, वृद्धि, उनका अभिक्रिया वेग को बढ़ाने के लिए दाब को कम किया जाना चाहिए। आई बात में, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका दाब का था, कौन सा था, दाब। अब आपको चौथा फैक्टर, चौथा कारक है आपका फोर्थ उत्प्रेरक। उत्प्रेरक अपन पढ़ेंगे, प्रकाशिक अभिक्रिया पढ़ेंगे और पृष्ठीय क्षेत्रफल की भी बात की जाएगी। तो नंबर 4 हेडिंग लगाओगे उत्प्रेरक। अब मैं उत्प्रेरक की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उत्प्रेरक क्या होता है, कि वे रासायनिक पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उत्प्रेरक। वे रासायनिक पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहा जाता। अब उत्प्रेरक अभिक्रिया वेग को कैसे परिवर्तित करेगा वो आपके सामने है। तो पहले आप क्या लिखोगे, वे रासायनिक पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया वेग को परिवर्तित कर देते हैं उत्प्रेरक कहलाते। आई बात में, आपको उत्प्रेरक की परिभाषा समझ आ गई होगी। अब देखो कोई भी अभिक्रिया होती है तो क्या होता है बताइए, कोई भी अभिक्रिया होगी तो ये आपका क्रियाकारक, और क्रियाकारक से क्या बनेगा, मध्यवर्ती बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, और इस मध्यवर्ती के टूटने से क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। अब क्रियाकारक से मध्यवर्ती बनने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्रियाकारक से मध्यवर्ती बनने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा को बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है। अब उत्प्रेरक क्या करता है कि उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी ला देता है, या उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान में क्या कर देता है, कम कर देगा। अब जैसे सक्रियण ऊर्जा का मान कम हुआ, E कम हुआ, तभी क्रिया वेग क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। यहां से यहां तक जो होता है ना उसको बोलते हैं EA, और यहां से लेके यहां तक बोलते हैं डेल H। ये ध्यान रखना है। एंथैल्पी में परिवर्तन बोला जाता, ये आप ध्यान रखोगे। उत्प्रेरक का मुख्य काम क्या है, सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी करना। आई बात में परिभाषा याद रखनी है कि वे रासायनिक पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहा जाता है। और उत्प्रेरक का मुख्य काम क्या होता है, सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करना। आई बात में, यह आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक के बाद में नेक्स्ट आपका 5 नंबर है प्रकाशिक अभिक्रिया। अब देखो प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है, पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रकाशिक अभिक्रिया या फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है। वे अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, वे अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, उन्हें प्रकाशिक अभिक्रिया कहा जाता। वे अभिक्रिया जो किसकी उपस्थिति होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है,
उन्हें प्रकाशिक अभिक्रिया कहा जाता है। और यह कहा जाता है कि प्रकाशिक अभिक्रिया सामान्य अभिक्रिया की तुलना में तीव्र होती है, सामान्य अभिक्रिया की तुलना में फास्ट होती है। तो आप क्या लिखोगे? वे अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है उन्हें प्रकाशिक अभिक्रिया कहा जाता है। प्रकाशिक अभिक्रिया सामान्य अभिक्रिया की तुलना में तीव्र होती है क्योंकि ए बराबर जी। ये आपको ध्यान रखना, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से अपनी कॉपी के अंदर लिख दीजिए। चलो, ये आपका हो गया प्रकाशिक अभिक्रिया। अब एक और फैक्टर है, वो फैक्टर है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कहा जाता है कि जो अभिक्रिया वेग है ना, अभिक्रिया वेग पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। अभिक्रिया वेग जो होता है ना, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अभिक्रिया वेग भी बढ़ता। आई बात में? ये मेन आपको 5 है, ये आपको ध्यान रखने हैं। और क्रिया कारक की प्रकृति इतना कोई विशेष नहीं है, आपको मेन ये 5 याद होने चाहिए। इसी के साथ मैंने आपको बता दिया अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक।